देखिए, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के कई नियम होते हैं। देखिए, पहला नियम क्या है? पहला नियम ये है कि जब किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर जाए, तो जब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जाती हैं अवतल दर्पण से, तो क्या होता है? फोकस से गुजर जाती है। समझ में आया? मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, फोकस से गुजर जाएगी। जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से, और जिस किरण को आप फोकस से गुजारेंगे, जिस किरण को फोकस से आपतित करेंगे, परावर्तन के बाद कैसे जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। तो दोनों एक दूसरे के उल्टा है। मुख्य अक्ष के समांतर भेज रहे हैं तो परावर्तन के बाद फोकस से भेज रहे हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर तो फोकस से, और फोकस से तो समांतर। बस यही दो, ये क्या है? दोनों एक ही चीज है, बस एक दूसरे का उल्टा है। तीसरा केस क्या बनता है कि अगर हम किरण को कैसे भेजें? किरण को भेजें सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी कि दर्पण के वक्रता केंद्र से। तो जब दर्पण के वक्रता केंद्र से हम इस किरण को भेजेंगे, तो बाबू आपको कहीं पे बताया गया होगा मैथ में कि किसी भी वृत्त की त्रिज्या जो होती है उसके परिधि पे हमेशा लंब होती है। क्या होती है बाबू? परिधि पे हमेशा लंब होती है, यानी कि परिधि पे 90 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पे क्या हुआ? ये केंद्र किसका है? दर्पण का वक्रता केंद्र है। और वक्रता केंद्र का मतलब कि जिस गोले का भाग है उसका केंद्र है, यानी दर्पण जो है गोले की परिधि है, गोले का सरफेस एरिया है। गोले में तो सरफेस एरिया होता है, वृत्त में परिधि होती है। तो गोले का सरफेस एरिया है, तो इसके सरफेस एरिया पे जो भी त्रिज्या जाएगी, त्रिज्या क्या होगी? सेंटर से जाकर के और परिधि पे टकराएगी, यानी कि सेंटर केंद्र से जाकर के परिधि पे मिलेगी। ये त्रिज्या ही है मान लीजिए। अब ये 90 डिग्री पे गई, 90 डिग्री पे गई, तो जैसे दर्पण से टकराई, हमको पता है कि 90 डिग्री पे ही अभिलंब भी खींचा जाता है। तो अभिलंब से कितने डिग्री का कोण बनाते हुए गई? अभिलंब भी यही है, आपतित किरण भी यही है, अभिलंब भी यही है, आपतित किरण भी यही है। मतलब कि यहाँ पे कोण कितने डिग्री का है? 0 डिग्री का है। अब 0 डिग्री का कोण बनाते हुए गई, तो परावर्तन का नियम कहता है कि जितना कोण से जाएगी उतने कोण से वापस जाएगी। तो जितना कोण से आपतित हुई 0 डिग्री से, परावर्तन के बाद ही अभिलंब के साथ 0 डिग्री से कैसे चली गई? वापस चली गई। तो जिस रास्ते आई थी उसी रास्ते वापस चली जाएगी। कब? जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरे। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जब मुख्य अक्ष के समांतर तो फोकस से, जब फोकस से तो मुख्य अक्ष के समांतर, और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो फिर से वापस उसी रास्ते से चली जाएगी जिस रास्ते से वो आई थी। कौन आई थी? वो नहीं आई थी, यहाँ पे किरण आई थी। समझ में आया? तो ये जो किससे जा रहा है? वक्रता केंद्र से जा रहा है। वक्रता केंद्र से जाने वाला किरण कैसे जाएगा? जैसे आया था वैसे ही वापस चला जाएगा। चौथा नियम क्या कहता है? चौथा सिंपल परावर्तन का नियम है। ध्रुव पे आपतित होगा, जितने कोण से आपतित होगा मुख्य अक्ष के साथ। मुख्य अक्ष क्या है? सेंटर से परिधि तक की दूरी ही तो है, परिधि पे ही तो ध्रुव है। तो ये क्या है? ये भी एक त्रिज्या ही है, और त्रिज्या हमेशा लंब होती है, और ये लंब क्या है? अभिलंब बन गया। तो जितने कोण से मुख्य अक्ष के साथ आएगी कोई किरण, उतने ही कोण से मुख्य अक्ष से होकर के चली जाएगी। ये चौथा नियम कहता है। बस यही 4 नियम है, यही याद रखना है। याद रखिएगा, तभी प्रतिबिंब बनाने के लिए हम समझ पाएंगे कैसे प्रतिबिंब बनेगा, कब वस्तु कहाँ रहेगा, कैसे प्रतिबिंब बना सकते हैं। पहला क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से, मुख्य अक्ष के समांतर जो भी जाएगा फोकस से, फोकस से जो भी जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर, जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र से जाएगा, जैसे आया था वैसे ही चला जाएगा। ठीक। और जो ध्रुव पे पड़ेगा, जो ध्रुव पे पड़ेगा वो मुख्य अक्ष से जितना डिग्री का कोण बनाते हुए आया था उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए चला जाएगा। सिंपल सा बात है। चलिए, ये आप समझ गए। अब प्रतिबिंब बनाते हैं। प्रतिबिंब कैसे बनता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें 6 केस होते हैं। इसमें प्रतिबिंब बनने के लिए 6 केस होते हैं, जिसमें से 3 केस यहाँ पे लिखे हुए हैं। अभी हम 3 केस और भी बताएंगे। पहला केस 1, जब वस्तु जो है दर्पण से अनंत दूरी पे हो। अनंत दूरी का मतलब ये नहीं हुआ कि दर्पण को यहाँ पे रख दीजिए और 200 किलोमीटर ले जाके वस्तु को रख दीजिए 200 किलोमीटर दूर, ऐसा कुछ नहीं। इसका मतलब ये है ना कि दर्पण की लंबाई के कंपैरिजन में वस्तु इससे बहुत दूर है। मान लीजिए दर्पण 10 सेंटीमीटर का और वस्तु इससे 10 मीटर दूर स्थित है। समझ में आ गया? तो इस अनंत का मतलब यही होता है कि दर्पण के लंबाई के कंपैरिजन में इस वस्तु की दूरी ज्यादा है। तो अनंत यही होता है। यहाँ पे अनंत का रेफरेंस यही है। ये नहीं समझिएगा कि अनंत का मतलब बहुते दूर, बहुते दूर, बहुते दूर नहीं। दर्पण की लंबाई की तुलना में वस्तु दर्पण से बहुत दूर है।
समझ में आया? वही होता है अनंत यानी कि इन्फिनिटी। इसका इन्फिनिटी का साइन ऐसे होता है, समझ में आया? देखिए हम क्या करते हैं, एक अवतल दर्पण लेते हैं। समतल दर्पण में तो हम देख ही लिए कैसे प्रतिबिंब बनता है, जैसे हम खड़े होते हैं वैसे ही बन जाता है, सिंपल सा, बस पार्श्व परिवर्तित होता है। जैसे हमारा लेफ्ट प्रतिबिंब का राइट बन जाता है, हमारा राइट प्रतिबिंब का लेफ्ट बन जाता है, बस यही होता है। उसमें जितने दूर दर्पण से खड़े होते हैं दर्पण के अंदर उतना ही दूरी पे बनता है। ये हम समतल दर्पण के लिए पढ़े। अब ये जो है ये अवतल दर्पण के लिए है, वैसे ही उत्तल दर्पण के लिए भी पढ़ेंगे। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब 6 केस में बनता है, 6 तरीकों से बनता है। पहला, जब वस्तु दर्पण से बहुत दूर हो, दर्पण की लंबाई के कंपैरिजन में, जिसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी, यानी वस्तु जो है इन्फिनिटी पे है, अनंत पे है। अगर कोई वस्तु या कोई भी बल्ब आपसे बहुत दूर होगा ना, तो उसका रोशनी जो है, उसकी किरणें जो हैं वो आप तक पैरेलल पहुंचेंगी। पैरेलल का मतलब समांतर। तो हमेशा याद रखिएगा, जब किरणें अनंत से आती हैं ना, तो वो लगभग एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? लगभग एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। तो बाबू, अनंत से आने वाली किरणें हमेशा समांतर होती हैं, ये याद रखिएगा। दूसरा चीज़ एक चीज़ अभी हम बताना भूल गए हैं, उसको भी बता देते हैं, अभी बताएंगे। थोड़ा सा समझिए यहाँ पे, हमेशा दर्पण जब भी बनाइएगा इधर से राइट साइड में इसको पेंट कीजिएगा और लेफ्ट साइड उसका परावर्तक बनाइएगा। अगर गलती से अवतल दर्पण ऐसे बना दिए बाबू, गलती से भी बना दिए, तो एग्जामिनर इसको काट सकता है, नंबर भी काट सकता है। तो इसको गलती से अवतल दर्पण का परावर्तक तल इस साइड नहीं बनाइएगा, हमेशा इस साइड ही रखिएगा। ये चिन्ह परिपाटी के हिसाब से बनाया जाता है, तो इसलिए अभी हम चिन्ह परिपाटी समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो बस इसीलिए दर्पण को हमेशा बनाया जाता है ऐसे कि इसका परावर्तक तल यानी कि जो रिफ्लेक्ट करने वाला सरफेस है वो किधर रहे, लेफ्ट साइड रहे। समझ में आया? सॉरी, राइट साइड रहे। ऐसे नहीं, ऐसे देखा जाता है, इधर लेफ्ट साइड रहे। ऐसे समझ सकते हैं, कैसे भी रहे, बस लेफ्ट साइड रहना चाहिए। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो जब वस्तु अनंत पे रहेगा क्या होगा, किरणें पैरेलल आएंगी, मतलब कि समांतर आएंगी। हम मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, हम वस्तु थोड़ी ना बना रहे हैं, डायग्राम नहीं ना बना रहे हैं, हमको फिजिक्स पढ़ना है। तो यहाँ पे वस्तु है, यहाँ से इस वस्तु से किरणें निकल रही होंगी जो कि समांतर आएंगी। कैसे किरणें निकल रही होंगी? सूर्य का प्रकाश या बल्ब का प्रकाश इस वस्तु पे पड़ रहा होगा, वो टकरा करके वस्तु से और फिर परावर्तित होकर के दर्पण पे पड़ रहा होगा। दर्पण के लिए लग रहा होगा कि ये वस्तु प्रकाश छोड़ रहा है, लेकिन है नहीं ऐसा। सूर्य या बल्ब इस पे प्रकाश दिया है, जिससे ये टक्कर खा करके प्रकाश आगे गया है। बस इतना ही हमको समझना है। ठीक, अब देखिए, जब समांतर प्रकाश की किरण आई, यहाँ पे बाबू ध्यान से देखिएगा, थोड़ा भी यहाँ पे बोरिंग अगर आपको लगा तो ये समझ में नहीं आएगा। डायग्राम एकदम पक्का एगो आएगा हम बोलते हैं, और ये आप गारंटी लिख करके ले लीजिए, पक्का आएगा। बनाने के लिए आ सकता है या कुछ भी पूछ देगा, इसमें से कुछ भी पूछ देगा कि जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, बस इतना ही पूछ दिया तो आप चले जाएंगे। तो इसको ध्यान से देखिएगा, मेहनत लगेगा पढ़ने में, थोड़ा सा मेहनत लगता है, पढ़ना पड़ता है। समझ में आया? देखिए, वस्तु की स्थिति, वस्तु जब अनंत पे होगा तो इससे आने वाली किरणें जो होंगी समांतर होंगी। हमको पता है किसके समांतर होंगी, मुख्य अक्ष के समांतर। कैसे कि मुख्य अक्ष के लंबवत हम वस्तु को रखें, सिंपल डायग्राम होता है। अब वस्तु का आप ऐसे तिरछा भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और तभी भी समांतर आते हैं किरणें। तो थोड़ा सा समझिए, यहाँ पे अनंत पे वस्तु है, कैसा है, लंबवत है। ये हमको नहीं समझना है कि लंबवत है कैसा। वस्तु अनंत पे है, इसे आने वाली प्रकाश की किरणें समांतर होंगी। जो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, फोकस से गुजर जाते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आई, ये भी फोकस से गई, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर आई, फोकस से गई, यानी दोनों जहां पे मिली, इस बिंदु पे मिली। हम प्रतिबिंब में क्या पढ़े हैं, अभी पढ़े हैं कि प्रतिबिंब उस बिंदु को बोला जाता है जहाँ पे परावर्तन के पश्चात किरणें मिलती हैं, जहाँ दोनों किरण के मिलन हो ना बाबू, वह प्रतिबिंब है। समझ में आया? तो यहाँ पे ये प्रतिबिंब बन गया, यानी कि इमेज बन गया। अब ये इमेज किसका बना है? ए बी वस्तु का बना है, और इसके इमेज को हम लिख देते हैं A डैश B डैश। समझ में आएगा? कहाँ पे बना है? तो ये बना है फोकस पे बना है, फोकस बिंदु पे बना है। तो बाबू क्या लिखेंगे? हमेशा 4 चीजें हर केस में लिखनी होती हैं, 4 चीजें कंपलसरी है लिखना, और कुछ हमको नहीं लिखना होता है। केस 1 में क्या, वस्तु कहाँ पे है बाबू? वस्तु अनंत पे।
कहाँ पे प्रतिबिंब बना है? फोकस पे बना है। कहाँ पे बना है? फोकस पे बना है। तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब कहाँ है? वस्तु की स्थिति यानी वस्तु कहाँ है? प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब कहाँ है? तो वस्तु कहाँ है? अनंत पे है। प्रतिबिंब कहाँ है? तो प्रतिबिंब फोकस पे है। समझ में आया? और प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति का मतलब कि कैसा है, वास्तविक है कि आभासी है। तो बाबू देखो, जब भी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तब ना आभासी होता है। ये कैसा बना है? आगे बना है, मतलब इसको देखने के लिए वो पर्दा लगाना पड़ेगा। दर्पण के अंदर बना होता है तो ये अंदर में दिख जाता है, लेकिन बना कहाँ है? सामने बना है, इसलिए पर्दा लगाना पड़ेगा। जहां पर्दा लग रहा है या जहां उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब, तो ये प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है बाबू? वास्तविक। अगर प्रतिबिंब वास्तविक है, इसको देखने के लिए पर्दा लगाना पड़ रहा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा हो गया और पर्दे पर तो प्राप्त करना ही पड़ेगा। बिना पर्दा के इस प्रतिबिंब को हम नहीं देख सकते हैं। यहाँ पे एक कागज का शीट लगा देंगे जिससे ये दिखने लगे। समझ में आया? तो ये है पहला केस। पहला केस इतना डिटेल से समझाए हैं इसीलिए कि आपको समझ में अच्छे से आ सके, धीरे धीरे समझाएं। प्रतिबिंब का आकार कैसा है? हम देख रहे हैं कि वस्तु इतना बड़का है और प्रतिबिंब हेतु चुकी बना है, देख रहे हैं, वो बिंदु के समान। तो प्रतिबिंब जो है बहुत छोटा बनता है या बिंदु के समान बनता है, मतलब कि बिंदु के बराबर बनता है। बहुत छोटा प्रतिबिंब इससे बनता है जब वस्तु अनंत पे हो। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब जब वस्तु अनंत पे हो तो बहुत छोटा बनता है, वास्तविक बनता है, फोकस पे बनता है, उल्टा बनता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ये सारी चीजें 4 पॉइंट में कवर हो गई और यही सभी केस में लिखना है। 6 केस बनेंगे, सभी केस में यही 4 पॉइंट लिखना है। वस्तु कहाँ है? प्रतिबिंब कहाँ है? प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? वास्तविक है कि आभासी है? उल्टा है कि सीधा है? पर्दे पर मिल सकता है, नहीं मिल सकता है? ये सभी चीजें बतानी है। प्रतिबिंब का आकार कैसा है? कैसा हमको फोटो मिल रहा है? बड़ा वस्तु से मिल रहा है कि वस्तु से छोटा मिल रहा है? कैसा मिल रहा है? इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करना है। चलिए दूसरा केस देखते हैं। अब देखिए केस कैसे बनेगा? बस वस्तु को धीरे धीरे आगे घसकाते जाइए। ऐसे चलो चलो, तनी मन चलो, और चलो आगे और घसकाते जाएंगे ना, जैसे जैसे वस्तु को ढकेलते जाएंगे केस बनते जाएगा। पहले कहाँ पे था? अनंत पे था। अनंत के बाद क्या आता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि क्या आता है? वक्रता केंद्र। तो अब हम कहते हैं कि बाबू इस वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच घसकाओ। इस वस्तु को ले चल के अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख दो। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ से हम दर्पण से वस्तु की दूरी नाप सके, लगभग हमको, मतलब दर्पण के कंपैरिजन में दूरी ज़्यादा बड़ी नहीं हो, बड़ी हो लेकिन ज़्यादा बड़ी नहीं हो, इतना बड़ी नहीं कि हम दर्पण से कंपेयर ही नहीं कर सकते। मतलब जैसे यहाँ पे 10 सेंटीमीटर था और 10 मीटर था, वैसे नहीं, यहाँ पे मान लीजिए कि 1 मीटर और यहाँ पे 10 मीटर, तो कंपेयर किया जा सकता है ना? तो ऐसी दूरी पे ले जाके रखे, ऐसी दूरी पे ले जाके रखे। कहाँ पे? अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। आपको इसलिए हम बताएं कि ऐसी दूरी पे ले जाके रखे जिसमें कंपैरिजन किया जा सकता है, क्योंकि आप कहेंगे अनंत किसको मानेंगे? सेंटर के बाद तो सब अनंत है। ऐसा नहीं है। जिस दूरी को हम कंपेयर कर सकते हैं वो अनंत नहीं है, जिसको कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है वो हमारे लिए अनंत है। दर्पण की लंबाई मान लीजिए 1 सेंटीमीटर हो गया और हम वस्तु को 10 मीटर दूर ले जाके रखा है, तो 1 सेंटीमीटर और 10 मीटर में बहुत ही अंतर हो गया, तो इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता है। बहुत नेग्लेजिबल है 1 सेंटीमीटर 10 मीटर के आगे। और यहाँ पे क्या है? मान लीजिए दर्पण 1 मीटर का है और वस्तु कितना है दूर पे? 10 मीटर पे है, तो इसको कंपेयर किया जा सकता है। तो कंपेरिजन जहाँ किया जा सकता है वो अनंत नहीं है। ठीक, अब समझते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच वस्तु को रखें। तो वस्तु की स्थिति कहाँ? वस्तु की स्थिति अनंत व सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। इसको लिख देते हैं अनंत, इसको यहाँ पे लिख देते हैं अनंत, और ये क्या है? अनंत और किसके बीच है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। समझ में आया? तो वस्तु की स्थिति अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। जब वस्तु से देखिए किसी भी वस्तु के किसी भी बिंदु से अनंत किरणें निकलती हैं, बताए हैं कि नहीं बताए? अनंत किरणें निकलती हैं। इसके एक बिंदु से निकली ये किरण, जो कि हम मान ली इधर भी निकल रही होगी, चारों दिशाओं में, हर दिशा में निकल रही होगी अनंत किरणें, इधर 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 किधर भी। लेकिन हमको कैसा लेना है? जो कि हमको मालूम है ये किरण जाएगी तो कैसे जाएगी? परावर्तन के बाद हमको मालूम है कि जो समांतर जाती है वो फोकस से गुजर जाती है, तो हम समांतर वाला वो किरण चुन लिए
अनंत में से ये वो समांतर वाला चुन लिए जो कि गया मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर जाता है फोकस से गुजर गया। एक वो चुन लिए जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा था, यानी कि वक्रता केंद्र से जा रहा था। हमको मालूम है जो समांतर जाएगा वो फोकस से, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा जैसे गया था वैसे वापस आ जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से बाबू, यहाँ से, समझ में आया? यहाँ पे हमारे तरफ देखिए, उनके तरफ बहुत ध्यान से देखते हैं, हमारे तरफ भी देख लीजिए थोड़ा सा, हम भी अच्छे लगते हैं। ऐसा नहीं है कि हम क्या करेंगे, थोड़े थोड़े वैसे उबड़ खाबड़ तो है चेहरा, लेकिन कर क्या सकते हैं। चलिए देखिए, समझिए, यहाँ पे ये वस्तु है और कैसे गया, समांतर एक गया, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चला आया। जहाँ पे परावर्तन के बाद ये किरण परावर्तित होकर इधर आई, ये किरण परावर्तित होकर उसी रास्ते से गई, तो परावर्तन के बाद यहाँ पे मिली किसका इमेज हम यहाँ पे बना रहे थे, सिर का, इस वस्तु के सिर का, इस वस्तु के सिर का इमेज बना रहे थे कि नहीं? तो इस वस्तु के सिर का इमेज यहाँ पे बन गया। ऐसे इसके पैरवा का भी बनाएंगे ना, तो ये किरण ऐसे समांतर जाएगी, और समांतर जाएगी जानते हैं सेंटर से जो भी जाती है परिधि पे वो लंब जाती है, ये भी ऐसे ही वापस चली आएगी, समझ रहे हैं? ये भी ऐसे ही वापस चली आएगी। और अगर आप यहाँ से गुजारते हैं ऐसे कोई किरण, तो ये परावर्तन के बाद यहीं पे आके मिलेगी, समझ में आया? तो मतलब कि यहाँ पे आके मिलेगी, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा पैर का इमेज। लेकिन हम उतना डिटेल बनाएंगे ना, देखिए प्रतिबिंब बनता कैसे है, अगर डिटेल से आपको समझना है तो ये हम बनाए हैं बस एक बिंदु का प्रतिबिंब, ना कि पूरे वस्तु का प्रतिबिंब बनाए, लेकिन हम इमेजिन करके पूरा वस्तु का प्रतिबिंब खींच दिए हैं। कैसे, देखिए, इस बिंदु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें ही इस बिंदु का प्रतिबिंब बनाएंगी, इस बिंदु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें इस बिंदु का प्रतिबिंब बनाएंगी, इस बिंदु से निकलने वाली, इस बिंदु से निकलने वाली, मतलब इस वस्तु में अनंत बिंदु है और अनंत बिंदु से अनंत प्रकाश की किरणें निकल रही होंगी, और जिस बिंदु से जो प्रकाश की किरण निकल रही होगी वही इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगी। हम यहाँ पे सिर की किरणें लिए, मतलब वस्तु के बस सिर का प्रतिबिंब बनाया है, लेकिन इमेजिन करके पूरा खींच दिए हैं। कैसे, तो देखिए बीच में लंबा ही ना है तो लंबा ही बनेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे एक किरण ऐसे गई, लंबवत गई, ऐसे वापस आ जाएगी। हम ऐसे भेजेंगे तो ऐसे आकर के यहाँ पे मिल जाएगी, हमको पता है, हम इमेजिन करके लिखे हैं, इमेजिन करके खींचे हैं किरण आरेख, तो ये पैर का इमेज बन जाता है। वैसे आपके में बनाना नहीं है पैर का इमेज, बस एक बिंदु का इमेज बना दीजिए, इमेजिन करके खींच दीजिए, तो यहाँ पे वस्तु का इमेज बन गया ए डैश बी डैश। समझ में आया? ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, छोड़िए जो भी सिर पैर का इमेज हमको नहीं मालूम है, हमको बस किरण आरेख मालूम होना चाहिए। क्या, तो समांतर एक जाएगा, एक कहाँ से ले जाएंगे, सेंटर से, जहाँ पे मिलेंगी प्रतिबिंब बन गया। कैसे बनेगा, उल्टा बन गया, उल्टा बन गया। सामने बना है, दर्पण के सामने बना है तो उल्टा बनाएंगे, पीछे बना होता तो कैसा बना होता, पीछे बना होता तो सीधा बना होता, तो उल्टा बना है। ठीक, कैसे कि किरणें वास्तव में मिली हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब ही बना है। यहाँ पे भी किरणें वास्तव में मिली थी, वास्तविक प्रतिबिंब ही बना है। चलिए देखिए, लिखते हैं वस्तु की स्थिति कहाँ पे है, अनंत व सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, तो अनंत व सी के बीच है। ठीक, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, सी व एफ के बीच, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, तो प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब की सॉरी प्रकृति, प्रकृति क्या है, प्रतिबिंब वास्तव में किरणें मिलकर के बना है प्रतिबिंब, तो वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक कैसा होता है, हमेशा उल्टा होता है, वास्तविकता उल्टा ही लगता है आपको, है कि नहीं? हम बता रहे हैं कि पढ़िए, आपको लग रहा है उल्टा बोल रहे हैं, कहते मूवी देखिए, इंस्टाग्राम का रील्स सरकाइए, समझ में आया? तो आपको सही लगता है, तो उल्टा वास्तविकता उल्टा ही लगता है। तो देखिए उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, और पर्दे पर इसको प्राप्त किया जा सकता है, बिना पर्दा के इसको देख ही नहीं सकते हैं, पर्दा लगाना ही पड़ेगा तभी देखेंगे, क्या हवा में प्रतिबिंब थोड़ी ना बन गया। उसके बाद तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, तो ये दिख रहा है वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा है, तो यह प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होगा। अब आगे चलते हैं, वस्तु को थोड़ा सा और ही ढकेल दिया, चलो तनी मनी और वस्तु आगे चला गया। कहाँ अब जाएगा, पहले अनंत व सी के बीच था, अब सीधा सी पे कूद गया, प्रतिबिंब सीधा सी पे कूद गया, सी पे आया, यहाँ पे एक समांतर प्रकाश की किरण, एक फोकस से, हमको जो मालूम होता है वही लेते हैं। आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं, यहाँ से ध्रुव वाला भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी ले सकते हैं। ध्रुव वाला ऐसे जाएगा और ऐसे परावर्तित होकर क्या जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, आपकी मर्जी, हमको जो आसान लगा बोलिए। समांतर एक
मुख्य अक्ष के समांतर, तो समांतर जो जाता है फोकस से, एक फोकस से गुजरा जो कि समांतर। तो जब परावर्तन दोनों किरणों का हुआ तो हम देखें यहाँ पे मिली, यानी यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बना, वास्तव में मिली इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब बना उल्टा बना, उल्टा बना यानी पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ए बी वस्तु है और ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है। ठीक, बस इतना ही है। तो वस्तु की स्थिति कहाँ है? सी पर है, वक्रता केंद्र पर है। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? सी पर है, दोनों ही सी पर हैं, दोनों एक ही जगह पे हैं, वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर आता है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही आता है। समझ में आया? प्रतिबिंब भी, अभी हम इमेज को अभी मिटाएंगे नहीं, देखिएगा, अभी हम एक चीज समझाएंगे। उसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? ये उल्टा है, उल्टा है यानी वास्तविक है, वास्तव में किरणें मिलकर के प्रतिबिंब बनाई हैं, इसलिए ये उल्टा ही रहेगा, वास्तविक ही रहेगा और पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर हो गया, वस्तु के बराबर हो गया। समझ में आया? अब चलिए, अब हम आगे 3 केस और हैं जिसको हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, और इस रे डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। और पूछा जाता है बस, या तो रे डायग्राम पूछा जाएगा या पूछा जाएगा वस्तु यहाँ पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु यहाँ पे है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा या आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। देखिए अगला 3 केस क्या है इस अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बन के। अभी हम सारा 6 केस जो है ना एक ही में समझा देंगे और इतना अच्छे से समझाएंगे ना कि आपको जीवन भर हमेशा याद रहेगा। देखिए यहाँ पे चौथा केस आता है। अब इस वस्तु को कहाँ बढ़ाएंगे? पहले था कहाँ पे? तो कर्वेचर पे था। अब कर्वेचर और फोकस के बीच, इन दोनों के बीच बढ़ाएंगे। तो देखिए अब स्थिति क्या है चौथे केस में कि जब वस्तु की स्थिति कहाँ हो? सी व एफ के बीच हो, यानी कर्वेचर और फोकस के बीच वस्तु हो, तब कैसा प्रतिबिंब बनता है ये देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे वस्तु है ए बी वस्तु है, यहाँ से समांतर प्रकाश की किरण गई जो कि फोकस से गुजर गई। एक हम ध्रुव पे ले गए, मान लेते हैं कोण आई से आई और कोण आर से गुजर गई, और यहाँ पे कोण आई बराबर है कोण आर, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, यानी कि ये परावर्तन के नियम का पालन करते हुए बाबू परावर्तित हो गई। अब हम देखें कि जब ये वस्तु कहाँ था? कर्वेचर और फोकस के बीच, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच था, तो ये वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बना? तो अनंत, यहाँ पे है अनंत और यहाँ पे है सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बना। जब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। कैसा बना? तो वस्तु से बड़ा बना। कैसा बना बाबू? वस्तु से बड़ा बना और उल्टा बना। तो देखिए जब वस्तु की स्थिति कहाँ हो? सी व एफ के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इन्फिनिटी और सी के बीच बनता है, इन्फिनिटी और सी के बीच बनता है। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? किरणें वास्तव में मिलकर के ये प्रतिबिंब बना रही हैं, इसलिए ये प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। बाबू बस इतना देखना सही नहीं होता है कि किरणें वास्तव में मिलकर के प्रतिबिंब बना रही हैं या नहीं, ये हमको देखना पड़ता है कि ये दर्पण के आगे बन रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे बनता तो आभासी। अभी समझाएंगे कहाँ इतना देखना कंपलसरी है, नहीं है कि बस किरणें वास्तव में मिलेंगी तो वास्तविक प्रतिबिंब है। अब कभी कभी किरणें जो है वास्तव में नहीं मिलती हैं फिर भी वास्तविक प्रतिबिंब, जैसे यहाँ पे केस आया है। देखिए यहाँ पे अभी हम समझाते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बना है जब किरणें वास्तव में मिली है। वास्तविक मतलब उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा मुड़ी नीचे हो जाएगा, गोड़ ऊपर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसको पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है, इसको बिना पर्दा के देख ही नहीं सकते हैं। यहाँ पे पेपर शीट लगाना पड़ेगा जिस पे इसका इमेज बनेगा। ठीक, प्रतिबिंब का आकार आप देख रहे हैं कि इतना छोटा सा वस्तु है, इसका प्रतिबिंब इतना बड़ा बना है, यानी कि वस्तु से बड़ा होगा प्रतिबिंब का आकार। देखिए यहाँ पे क्या था? पहले देखिए, पहले वस्तु दूर था तो छोटा प्रतिबिंब, तनी मनी और ही नजदीक आ गया, उससे थोड़ा सा बड़ा प्रतिबिंब बना। अब जब एक ही जगह पे दोनों बन रहा है, प्रतिबिंब और वस्तु, तो दोनों एक ही जगह पे है तो इनका साइज बराबर है। तो जब दोनों एक ही जगह पे है तो साइज बराबर है। अब फिर वस्तु आगे बढ़ने लगा, आगे बढ़ने लगा। जैसे देखते हैं आप शीशा के पास जाते हैं, आपका फोटो हुआ पास आता जाता है, वैसे यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे जितना पास आते जाएगा प्रतिबिंब बड़ा होता जाएगा, जितना पास आता जाएगा प्रतिबिंब बड़ा होता जाएगा। तो अनंत पे था प्रतिबिंब छोटा था, अनंत और कर्वेचर के बीच आया प्रतिबिंब थोड़ा सा बड़ा हुआ, कर्वेचर पे ही आ गया प्रतिबिंब वस्तु के बराबर हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ा तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा हो गया। समझ में आया? तो यहाँ पे वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना है।
पांचवा केस क्या है? तो पांचवा केस में वस्तु को और इतने में आगे ढकेल देंगे। कहाँ ढकेलेंगे? देखिए, कर्वेचर और फोकस के बीच था, अब फोकस पे ले जाकर रख देते हैं इस वस्तु को। ए बी को कहाँ पे रख देते हैं? फोकस पे रख देते हैं। अब ए बी को फोकस पे रखे तो हम देखें ना बाबू, देखिए यहाँ पे केस क्या आया। यहाँ पे हम देखें ना कि ये किरणें जो है यहाँ से परावर्तन के बाद समांतर निकल रही हैं, समांतर निकल रही हैं। मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलेंगे, सब जिंदगी भर चलेंगे, सब एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन कभी मिलेंगे नहीं। समझते हैं ना? जैसे आप लोगों में क्या होता है, जब कास्ट सेम नहीं रहता है तो बेचारे लोग मिल नहीं पाते हैं। अब आप अपना इमेजिन मत करना शुरू कर दीजिएगा, मिल नहीं पाते हैं लेकिन ज़िंदगी भर साथ रहने का वादा कर लेते हैं। तो ये क्या है? यहाँ पे वही हो रहा है, ज़िंदगी भर साथ चलने का वादा तो है लेकिन कहीं नहीं मिलेंगे, ये कहीं नहीं मिलेंगे। लेकिन ये हमको लगेगा कि मिल रहे हैं क्योंकि इन दोनों में प्यार अभी भी बरकरार है। समझ में आ रहा है? जैसे ट्रेन की पटरियों को आप देखते हैं, ट्रेन की पटरियों को आप देखते हैं तो अगर आप सीधे खड़े हो जाएंगे तो लगेगा दोनों पटरियाँ आगे जाके कहीं पे मिल गया है। ऐसा होता है ना, क्योंकि दोनों पटरी साथ चलती हैं और हमको लगता है कि दोनों आगे जाकर मिलेंगी, दोनों पैरेलल चलती हैं। वैसे ये परावर्तन के पश्चात किरणें जो है एक दूसरे के समांतर हो गई और समांतर रेखाएं एक दूसरे के साथ चल सकती हैं, मिल नहीं सकती। इन दोनों का मिलन असंभव है, असंभव है। जैसे आप इंडिया में क्या होता है, कास्ट सेम नहीं है तो मिलन असंभव है, वैसे यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी क्या है, ये दोनों किरणें समांतर ही जाएंगी। समझ में आया? अब अपना इमेज मत कीजिएगा, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए। इंडिया का समाज जो है थोड़ा सा उटपटा इसका कल्चर बन गया है। ऐसा कोई भी धर्म नहीं कहता है ना बाबू, ऐसा कोई भी धर्म नहीं कहता है कि जात से आप छुआछूत की भावना रखिए, किसी दूसरे जाति में विवाह मत कीजिए, ऐसा कोई कुछ नहीं करता है। लेकिन ये समाज जो है अपने स्वार्थ के लिए बना दिया। अभी किसी से पैसा लेना होगा, ये नहीं सोचेगा कौन जात हमको पैसा दे रहा है, नहीं, ऐसा नहीं सोचेगा। जात बस देखना है कहाँ पे, तो जात कास्ट बस देखना है यहाँ पे कि हम शादी कर रहे हैं तो कास्ट देखना है। पैसा लेना होगा कास्ट नहीं देखेंगे, ज़मीन खरीदना होगा कास्ट नहीं देखेंगे, किसी का हड़पना होगा तभी भी कास्ट नहीं देखेंगे। ये इंडिया के लोगों की मेंटेलिटी है। किसी भी धर्म में नहीं लिखा गया है कि दूसरे कास्ट से भेदभाव करना चाहिए, लेकिन सभी लोग अपने धर्म का एक तरह से उल्लंघन ही कर रहे हैं और कर रहे हैं हम सबसे बड़ी धर्मात्मा है। ऐसा कुछ इंडिया में है नहीं, ठीक। तो इंडिया के लोग जो है ना बहुत क्या कहें धर्म के खिलाफ हो गए हैं और कहते हैं अपने आप को कि हम बड़का संत हो गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चलिए देखिए, छोड़िए इमेजिनरी बातों को छोड़ देते हैं। यहाँ पे ये प्रतिबिंब जो है नहीं बनेगा। काहे नहीं बनेगा? कहाँ से कि अनंत पे जाके ये किरणें मिलेंगी। हम जानते हैं समांतर रेखाएं कभी नहीं मिलती हैं, लेकिन क्या हुआ, हमको लगेगा कि मिल रही हैं, मतलब अनंत पे मिलेंगी और अनंत का कहीं ठिकाना ही नहीं। कहाँ पे मिलेंगी नहीं मालूम है, मिलेंगी कहाँ पे मिलेंगी नहीं मालूम है। हमको लग रहा है मिलेंगी तो मिलेंगी, लेकिन कहाँ पे मिलेंगी नहीं मालूम है, इसलिए बोल दिए अनंत, मतलब बहुत दूर जाके। अनंत का मतलब जिसको नापा नहीं जा सकता उतनी दूरी पे जाके मिलेंगी, लेकिन मिलेंगी नहीं, है ना। तो यहाँ पे हम किरणों को इमेजिन करके मिलाते हैं कि ये अनंत पे यानी बहुत दूर जाके मिलेंगी, और मिलेंगी तो प्रतिबिंब बनेगा। और बनेगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? यहाँ पे बन गया प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब। जबकि किरणें वास्तव में मिली नहीं है, इनका मिलन नहीं हुआ है, लेकिन हमको लग रहा है ऐसा कि ये किरणें जा करके आगे मिलेंगी और मिलेंगी तो ये प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन ये प्रतिबिंब कैसा हो गया? वास्तविक हो गया। समझ में आ रहा है? तो बस इतना देखना काफी नहीं है कि किरणें वास्तव में मिल रही हैं या नहीं। अगर मिल रही हैं तो वास्तविक है, लेकिन कभी कभी जैसे ये केस हो गया, यहाँ पे किरणें वास्तव में नहीं मिल रही हैं, फिर भी यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है, ठीक। तो यहाँ पे ये देखना भी जरूरी है कि ये दर्पण के आगे बन रहा है, दर्पण के सामने बन रहा है, इसलिए ये वास्तविक है। तो अगर एक क्राइटेरिया नहीं फुलफिल हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रियल इमेज नहीं है। यहाँ पे एक क्राइटेरिया क्या है कि किरणें वास्तव में मिलनी चाहिए, लेकिन वास्तव में कभी समांतर रेखाएं मिलती हैं? नहीं मिलती हैं। कितना हो दूर तक ले जाइए नहीं मिलेंगी, लेकिन हम इमेजिन करते हैं अनंत पे जाके मिलेंगी। अनंत हम देखे ही नहीं है, समझ में आया? तो अनंत नहीं देखे हैं तो इसका मतलब ये किरणें भी नहीं मिलेंगी, ठीक। तो ये यहाँ पे ऐसे होता है। और वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है बहुत बड़ा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा, ठीक। तो देखिए वस्तु की स्थिति फोकस पर,
फोकस पर। देखिए जब अनंत पे वस्तु था तो प्रतिबिंब फोकस पे, जब फोकस पे वस्तु आया तो अनंत पे प्रतिबिंब चला गया। समझ में आ रहा है? अभी हम समझाएंगे आपको प्रतिबिंब की स्थिति क्या है। प्रतिबिंब की स्थिति इन्फिनिटी पे प्रतिबिंब है, यानी अनंत पे। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? उल्टा है, हमको दिख रहा है, दर्पण के सामने बना इसलिए वास्तविक है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। उल्टा है इसलिए इसको पर्दे पे ही प्राप्त किया जा सकता है। समझ आया? इसको पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? तो प्रतिबिंब का आकार जो होगा वस्तु से बहुत बड़ा होगा। इतना छोटा वस्तु है, प्रतिबिंब बहुत बड़ा है, तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बहुत बड़ा होगा। छठवां केस क्या कहता है? चलिए छठवां केस के बारे में समझते हैं। अब वस्तु को थोड़ा सा और ही धकिया देते हैं, और कहाँ पे? ध्रुव और फोकस के बीच में ला देते हैं, इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे हम वस्तु को इन दोनों के बीच में ला दिए। जैसे लाए, यहाँ पे वस्तु को जैसे रखे, इसका इमेज बना, और ये इमेज बना दर्पण के अंदर। जैसे हम अपना इमेज देखते हैं, फोटो अपना शीशा में देखते हैं, वैसे ये भी बन गया। ये एक ही केस है अवतल दर्पण में जिसमें कि आभासी प्रतिबिंब बना। कैसे? तो दर्पण के पीछे बना है और किरणें वास्तव में मिलकर के ये प्रतिबिंब नहीं बनाई है, इसलिए ये आभासी प्रतिबिंब है। यही एक केस अलग होता है, इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। अभी जितना भी पढ़े हैं सब में वास्तविक बना है। पांचों केस में वास्तविक प्रतिबिंब बना है, इसमें आभासी बन गया, यानी वर्चुअल इमेज बन गया। रियल इमेज सब में बन रहा था, इसमें वर्चुअल बन गया। समझ में आया? तो देखिए हम वस्तु को रखे ध्रुव और फोकस के बीच, एक समांतर गया जो कि फोकस से निकल गया। देखिए समांतर गया जो कि फोकस से निकल गया। एक को ध्रुव से गुजारे, ध्रुव पे जितना आई एंगल बनाया था, आई उतना ही आर बनाते हुए कोण आई बराबर कोण आर बनाते हुए निकल गया। निकला तो हम देखिए एगो जा रहा है कानपुर, एगो जा रहा है नागपुर। हमको समझ में नहीं आया, दोनों नहीं मिलेंगे। हमको समझ में आ गया दोनों नहीं मिलेंगे, तो हम कहे कभी भी नहीं मिलेंगे। ये तो लग भी रहा था कि मिलेंगे, ये हमको लग रहा है कि दूर होते जाएंगे, इनके बीच दूरियां बढ़ती जाएंगी। समझ में आया? तो अब हम कहे देखो बाबू, तुम लोग अपने पास्ट को भूल जाओ और थोड़ा थोड़ा अपने रिश्ते में थोड़ा सा प्यार लाओ। तो अब क्या कहे? हम कहे पास्ट को भूलो, देखते हैं। तो देखे तो हम कहे सपनों में मिलो। नहीं मिलोगे, सपनों में मिलो। ऐसे देखे ये तो लग रहा है पीछे से आ रहा है, यहाँ से। फिर इसको कहे तुम भी कहीं यहाँ से आ रहे हो, दोनों यहाँ पे मिले थे, तुम लोग दोनों यहाँ पे मिले थे। उनको इमेजिन करवा रहे हैं, दोनों अलग होके भाग रहे थे सब, दोनों को इमेजिन करा के यहाँ पे मिला दिए, दोनों को सपना दिखा के यहाँ पे मिला दिए। और जब ये दोनों हमको लग रहा है कि इस बिंदु से आते हुए प्रतीत हो रहे हैं, इस बिंदु से आते हुए लग रहे हैं, तो इस बिंदु पे इस वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। और ये लग रहे हैं यानी किरणें वास्तव में नहीं मिली हैं, ये आभासी प्रतिबिंब है, दर्पण के पीछे बना है। आभासी हमेशा सीधा होता है, इसके लिए पर्दे की जरूरत नहीं होती है, ये दर्पण के अंदर ही बनता है। और इसी का यूज बहुत तरीकों से किया जाता है। देखिए सभी प्रतिबिंब को देखने के लिए हम मिरर के अंदर नहीं देख सकते हैं। अवतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब देखना होगा उसके लिए हमको एक पर्दा लगाना पड़ेगा, तब प्रतिबिंब दिखेगा। लेकिन एक ये ऐसा केस है जिसमें कि प्रतिबिंब को देखने के लिए पर्दा नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये आभासी प्रतिबिंब बना है। आभासी प्रतिबिंब बना है इसलिए यहाँ पे पर्दा नहीं लगाना पड़ेगा। आभासी प्रतिबिंब हमेशा मिरर के अंदर बनेगा, यानी मिरर के पीछे बनेगा। तो जैसे हम अपना शीशा में मुंह देखते हैं, वैसे इसमें भी प्रतिबिंब देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब इसका हम फायदा उठाते हैं। क्या फायदा उठाते हैं? हम देखिए यहाँ पे एक एडवांटेज भी है। ऐसा नहीं है कि समतल दर्पण जैसा काम कर रहा है। यहाँ पे वस्तु जो है छोटा है लेकिन फटुआ बढ़हन बना है। यानी जहाँ पे हमको छोटी चीज़ें को बड़ा करके देखना होगा, वहाँ पे हम अवतल दर्पण का यूज करेंगे। जैसे हमारे दांतों में क्या है? खोड़िला है नहीं, मान लीजिए है, तो देखना है हमको उसको अंदर से। तो एगो गोल का मिरर लगाता है डॉक्टर, ऐसे डंटा रहता है उसमें मिरर में, ऐसे गोल के ऐसे डंटा लगता है ना, कलछुल, उसी टाइप का छोटा सा रहता है, ऐसे मुँह में डाल देगा, देखिए देखेगा दांतों में खोड़िला है, ढेर दिन से दांतन नहीं किया, साल भर का, तब देखेगा कि खोड़िला है, तो उसको बड़ा करके देख लिया। किसमें? अवतल दर्पण में। तो इसका यूज कब किया जाता है? जब चीज़ों को बड़ा करके देखना है। कान का इलाज करने में देख लेगा डॉक्टर,
और किसमें तो दांत का इलाज करने में देख लेगा। दाढ़ी बनाने में इसका यूज होता है। दाढ़ी बना आप जाते हैं नाई की दुकान पे बाल बनवाने, दाढ़ी बनवाने, तो दाढ़ी बनवाने में आपके दाढ़ी को बड़ा करके देखना होता है, वहाँ पे भी अवतल दर्पण लगा होता है, लेकिन उसका कर्वेचर जो यहाँ पे कर्व है ये थोड़ा सा ज़्यादा है, वहाँ पे कर्व बड़ा बनाया जाता है, मतलब बहुत बड़े गोले का वो भाग होता है, इसलिए हमको लगता है कि वो समतल दर्पण है। समतल दर्पण हालांकि होता नहीं है वो, इसलिए उसका कर्व बड़ा बनाया जाता है ताकि आप जो है, आप वस्तु है ना वहाँ पे, आपका फोटो दर्पण में बनाना है तो आप कहाँ पे आ जाएं, उसकी फोकस और ध्रुव के बीच आ जाए, तभी तो वस्तु का इमेज आभासी बनेगा। तो आभासी बनाने के लिए उसका कर्वेचर बड़ा किया जाता है, कर्वेचर बड़ा किया जाता है, मतलब कि बहुत कम लगता है, मुड़ा हुआ नहीं है, लगता है हमको मुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहता है, हमको इमेजिन नहीं होता है। तो ये हो गया 6 केस। अब इसमें क्या है, तो इसमें देख लेते हैं एक बार हम थोड़ा सा क्या देख लेते हैं। वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति कहाँ है, P व F के बीच, यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, तो प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बना है, दर्पण के पीछे बना है, यानी कि आभासी है, क्योंकि किरणें वास्तव में नहीं मिली हैं, हम इमेजिन किए हुए हैं एक तो, और उसके बाद दर्पण के पीछे भी बना है, इसलिए ये आभासी है। आभासी है मतलब सीधा बना होगा, और इसको पर्दे पर प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, दर्पण के अंदर ही हमको दिख जाएगा, ठीक। उसके बाद प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा है। बस 6 केस हो गए। अब देखिए इनको याद करने का सबसे बढ़िया ट्रिक, सबसे बढ़िया ट्रिक, अगर इसका आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो आप ले लीजिए, हम इसको मिटा रहे हैं। हम थोड़ा सा कुर्सी पे बैठे हैं, थक जाते हैं खड़े खड़े, क्या करें, बुढ़ा गए हैं। चलिए अब बूढ़े बूढ़ी का सवाल, थोड़ा सा बूढ़े लोगों का थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है, उसी पे आपको इसको समझा देते हैं। चलिए देखिए, हम यहाँ पे एक मिरर बनाते हैं, एक मिरर, कौन सा, अवतल दर्पण बनाते हैं, अवतल दर्पण बनाते हैं, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक। कहीं पे बारात आया है, इसीलिए पटाखा का थोड़ा थोड़ा आपका आवाज़ आ सकता है। अब आप लोग इमेजिनरी दुनिया में नहीं जाइएगा कि आपका आया है, बस आया है, किसी का आया है, किसी का ज़िंदगी क्या हो रहा है, किसी के ज़िंदगी में, चलिए किसी का ज़िंदगी उजड़ रहा है, छोड़िए। यहाँ पे ये दर्पण है। देखिए हमारे रिलेशन में एक बाबा थे, बाबा लोगों के पास बैठेंगे आप तो बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, बहुत पुरानी पुरानी बातें बताते हैं, जिससे कि आपको बहुत अनुभव होगा। तो आपको बैठना चाहिए वैसे बूढ़े लोगों के पास, वो बहुत पुरानी पुरानी बातें जो आप नहीं जानते हैं वो भी बताएंगे, उससे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलता है। क्या होता है, हमारे रिलेशन में एक बाबा थे, थोड़ा ज़्यादा बूढ़े हो गए थे। तो होता क्या था, वो अपने वाइफ को खोजने के लिए कहते थे, थोड़ा सा अंधे थे और उनको दिखाई भी नहीं देता था, तो अपने वाइफ को खोजने के लिए बोलते थे, बुढ़िया वो कहाँ बाड़ू, ऐसे बोलते थे। और वो बुढ़िया जो है सुनती रहती थी। थोड़ा सा बूढ़े हो जाते हैं लोग तो उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है, थोड़ा कम काम करता है, तो वैसे सुनती रहती थी और कहते थे, ए बुढ़िया कहाँ बाड़ू हो, ऐसे बोलते रहते थे। तो वो खोजते थे और खोजते थे, तो कभी कभार बुढ़िया जो है बोल देती थी, मतलब दादी जो है बोल देती थी। यहाँ पे वैसे ही, यहाँ पे मान लीजिए वहाँ पे वो दादा थे, मान लीजिए कि अनंत पे थे, अनंत पे थे, और दादी जो थी यहाँ पे थी, कहीं पे फोकस पे थी। तो ये खोजते खोजते यहाँ से आ रहे थे, ए बुढ़िया कहाँ बाड़ू हो, तो ये फोकस पे रह रही हैं, कर रही हैं यहाँ बानी फोकस पे, फोकस पे। तो ये बुढ़ऊ धीरे धीरे चलते चलते आ रहे हैं, बुढ़ऊ दादा ठीक चलते चलते आ रहे हैं, आए तो अनंत और किसके बीच आ गए, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच आ गए। फिर बोले, ए बुढ़िया कहाँ बाड़ू हो, तो ये बोल रही हैं यहाँ से फोकस और कर्वेचर के बीच बनी हो, समझ में आया, कहाँ पे, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। अब फिर से ये आ गया है, कहे कहाँ बाड़ू हो, कहाँ बाड़ू हो, कर्वेचर पे आए, समझ रहे हैं ना। थोड़ा सा इसको समझने के लिए देखिए, यहाँ पे ये कर्वेचर पे आए, फिर बोले, ए बुढ़िया कहाँ बाड़ू हो, तो कहे ये बानी जहाँ तू बड़ा। तो समझ में नहीं आया, कहाँ से कि वो नीचे थे ऊपर थे, देख रहे हैं, ये जो वस्तु है ये ऊपर था, प्रतिबिंब नीचे था, इसलिए समझ में नहीं आया। तब कह रहे हैं खोजते खोजते और आगे बढ़ गए, थोड़ा जानते हैं आँख कमजोरे हैं, तो कह रहे हैं बुढ़िया कहाँ बाड़ू हो, इनको दिखा भी नहीं, इनके नीचे थी। तो ये खोजते खोजते और ये आगे चले गए,
और ही आगे चले गए। अब बुढ़िया भी खोजते खोजते इनको और आगे चली गई। बोली ए बोल रहे हैं ए बुढ़िया कहाँ बढ़ू हो? तो ये कह रहे हैं हम अनंत और सेंटर के बीच आ गए। तो ये खोजते खोजते और आगे बढ़ते गए लेकिन इनको मिली नहीं बुढ़िया कभी। यहाँ पे फोकस पे आ गए तो ये कह रहे हैं हम अनंत पे चले गए। तब यहाँ से चिल्ला रहे हैं जवानी हो, लेकिन ये तो आंधर है, इनको दिखाई दे ही नहीं दे रहा है रास्ता। तो ये आगे चलते जा रहे हैं, पीछे चलते जा रहे हैं, इन दोनों लोग बिछड़ते जा रहे हैं। अब देखिए अब थोड़ा सा और आगे गए तब बुढ़िया दौड़ के आ रहे हैं, नहीं बड़ा बुढ़ऊ। तो यहाँ से चले आए बाबा, यहाँ पे आए तो क्या हुआ, दादी यहाँ पे चली आई। बस यही है यहाँ पे प्रतिबिंब बनने का नियम। अनंत पे तो फोकस पे, अनंत पे तो फोकस पे, अनंत और कर्वेचर के बीच तो फोकस और कर्वेचर के बीच, कर्वेचर पे तो कर्वेचर पे, कर्वेचर और फोकस के बीच तो अनंत और कर्वेचर के बीच। समझ रहे हैं? ऐसे ही उसके बाद फोकस पे तो अनंत पे, फोकस और पोल के बीच तो कहाँ पे चली हैं, यहाँ पे दर्पण के पीछे। समझ में आया? तो ऐसे प्रतिबिंब बनते हैं। यहाँ पे अनंत पे रहेंगे तो फोकस पे प्रतिबिंब बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रहेंगे तो कहाँ पे बनेगा, फोकस और कर्वेचर के बीच यानी वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। और जब आप कर्वेचर पे चले आएंगे तो कर्वेचर पे ही प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ से देखिए अनंत पे तो फोकस पे, अनंत और कर्वेचर के बीच तो फोकस और कर्वेचर के बीच, कर्वेचर पे तो कर्वेचर पे, कर्वेचर और फोकस के बीच तो अनंत और कर्वेचर के बीच, यहाँ से फोकस पे तो अनंत पे, उसके बाद फोकस और ध्रुव के बीच तो प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के पीछे। बस बुढ़िया जो है यहाँ पे भटक गई थी तो दौड़ते दौड़ते यहाँ पे चली, खोजते खोजते, इनको तो दिखाई दे रहा था ना तो इसीलिए चली। बस तो ये हो गया आपका प्रतिबिंब बनने का नियम। यही प्रतिबिंब 6 केस में बनता है। किसमें? तो अवतल दर्पण में। अब चलिए उत्तल दर्पण के केस के बारे में समझ लेते हैं। उत्तल दर्पण में बस 2 केस है, मात्र 2 केस और कोई भी नहीं है। उसके बाद आएगा दर्पण सूत्र जो कि हम पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से उस पर क्वेश्चन करेंगे, जिससे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाने की संभावना रहती है। तो उस चीज़ को हम करेंगे। इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, कहाँ से कि ये तो फिजिक्स का पहला चैप्टर है। इसको बच्चे बहुत अच्छे से पढ़े होते हैं, एग्जामिनर को भी पता होता है, इसलिए वो इसी चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन उठाता है और एक विद्युत वाले चैप्टर से उठाता है। तो ये दोनों चैप्टर हमको अच्छे से पढ़े होना चाहिए। ठीक, तो आशा है कि आपको समझ में आया। चलिए अब उत्तल दर्पण के बारे में समझ ले। अब समझते हैं हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के बारे में कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये उत्तल दर्पण होता क्या है, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, सभी इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। उत्तल दर्पण का यूज कहाँ होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। हमको ठंडा लगने लगा इसलिए थोड़ा सा पहन लिया है। थोड़ा सा लेक्चर 1 घंटे से ऊपर चल रहा होगा और उसके बाद अभी लगभग 1.5 घंटे चलने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा है। तो थोड़ा सा हो सकता है टाइम लगे इस चैप्टर में, हो सकता है क्या लगेगा ही, और थोड़ा सा हमको डिसिप्लिन बनाए रखना होगा, तभी हम इस चैप्टर को अच्छे से कवर कर पाएंगे। देखिए इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाने की संभावना है। हम आपको कई बार इस चैप्टर में बोल चुके हैं कि इससे सबसे ज़्यादा सवाल आएगा, इसको अच्छे से तैयार कीजिए। हमको थोड़ा सा दिक्कत होता है, रील्स अगर स्क्रॉल करेंगे ना तो उसमें दिक्कत नहीं होगा, इसे बार बार बदलते रहेंगे। एगो नाच रहा है, एगो कॉमेडी कर रहा है, एगो कुछ कर रहा है, ऐसे करते करते सरकाते जाएंगे। कहाँ से कि अगर जो हमारे लिए हानिकारक है वो करने में हमको मज़ा आता है, जो हानिकारक है हमारे लिए वो चीज़ें करने में हमको मज़ा आता है, और जो हमारे लिए उपयोगी है उसको करने में हमको बोरियत महसूस होती है थोड़ी सी। तो अगर ऐसा नहीं होता तो हर कोई मज़े में पढ़ता, ऐसा होता ना, हर कोई मज़े में बहुत अच्छे से पढ़ता और सब कोई नौकरी पा जाता, लेकिन नौकरी उतना लाते कहाँ से। तो इसलिए थोड़ा सा डिसिप्लिन बनाए रखना पड़ता है, तब जाके पढ़ाई हो पाती है। बिना डिसिप्लिन के आप पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे कि मज़ा आए, बहुत मज़ा आए, तो नहीं आएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना से अधिक आपको इसमें इंटरेस्ट दिया जा सके। अब बाकी आपके ऊपर है, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी बनाए रखना पड़ेगा। देखिए ज़िंदगी हो या रेलगाड़ी हो, अगर गलत ट्रैक पर जाएगी तो उसके बर्बाद होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ज़िंदगी हो या रेलगाड़ी, अगर गलत ट्रैक पे जाएगी तो बर्बाद हो जाएगी। ठीक, तो इसलिए हमको क्या करना है, हमको कंसिस्टेंसी बनाए रखना है और पढ़ते रहना है। चलिए देखिए शुरू करते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम।
उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के जैसे कि अवतल दर्पण में पढ़े थे वही किरण आरेख, मतलब कि किरण कहाँ से जाएगा तो कहाँ से गुजरेगा, बस यही समझना है। चलिए देखते हैं। ये मान लीजिए ये उत्तल दर्पण है, इसमें पहला केस क्या है, पहला केस है कि मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो परावर्तन के बाद ऐसे परावर्तित होती हैं कि लगता है ये परावर्तित किरणें जो है कहाँ से आ रही हैं, फोकस से आ रही हैं। किसके फोकस से, उत्तल दर्पण के फोकस से आ रही हैं। ठीक, तो जब मुख्य अक्ष के समांतर चलती है प्रकाश की किरणें तो परावर्तन के पश्चात हमको लगता है कि ये फोकस से आते हुए प्रतीत होती हैं। हमको ऐसा लगता है कि फोकस से आ रही हैं, तो फोकस से आती हुई ये प्रतीत होती हैं। अगर हम इस आपतित किरण को फोकस की तरफ इंसिडेंट करें, मतलब कि हमको लगे कि ये फोकस पे जाएगा, हालांकि मिरर के आर पार कोई भी प्रकाश नहीं होगा, टकरा करके वापस जाएगा, है कि नहीं, लेकिन हमको लगे कि ये मिरर के फोकस पे जाएगा, फोकस इस मिरर के पीछे है, इस दर्पण के पीछे फोकस है, तो ये फोकस पे जाएगा नहीं, लेकिन हम ऐसे प्रकाश को आपतित कर रहे हैं कि लग रहा है ये फोकस पे जाएगा। तो अगर ऐसे प्रकाश को आपतित किया जाए तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। देखिए, अगर समांतर आपतित कर रहे हैं तो लगेगा कि फोकस से आ रहा है, अगर हम ऐसे आपतित करेंगे कि लग रहा है फोकस पे जाएगा तो समांतर हो जाएगा। समांतर तो फोकस से लगेगा और फोकस पे अगर डालेंगे तो क्या होगा, समांतर हो जाएगा। बस यही है इन दोनों में। तीसरा केस क्या बनता है, तीसरा है कि कर्वेचर की तरफ हम इंसिडेंट करें, ऐसा लगे कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा है, तो जैसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगा ना बाबू, ये दर्पण पे कितने डिग्री का एंगल बना देगा, 90 डिग्री पे, यानी कि अभिलंब के साथ 0 डिग्री कोण, और 0 डिग्री कोण तो जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से चला जाएगा, क्योंकि ये जो है ये क्या है, ये क्या है, ये इसका त्रिज्या है, और त्रिज्या हमेशा लंब होती है, तो इधर लंब 90 डिग्री, और एक पॉइंट पे कितना कोण बनता है, एक पॉइंट पे बनता है 360 डिग्री, तो ये भी 90, ये भी 90, समझ में आया। तो ये 90-90 बन रहा है, इसलिए ये जैसे आया था वैसे ही चला जाएगा, हालांकि इधर आएगा नहीं, मिरर के इस पार थोड़ी ना किरण आएगा। ठीक, चौथा केस क्या बनता है, चौथा वही है परावर्तन का नियम। अगर मान लीजिए कि मुख्य अक्ष पे यहाँ पे ध्रुव पे किसी बिंदु पे हम क्या करें, किरण को आपतित करें, तो जितना एंगल बनाते हुए आया था उतना ही एंगल बनाते हुए चला जाएगा, बस यही है। ठीक, चलिए हम समझे कि माइक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, चालू किए हैं, कभी कभार भूल जाते हैं। चलिए देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनता कैसे है, इसके 2 केस होते हैं मेनली, इसके 2 केस होते हैं और कोई नहीं होता है, इसमें आसान है, समझिए। पहला, जब वस्तु अनंत पे हो, तो अनंत पे होता है तो समांतर प्रकाश की किरण जाएगी, और समांतर जाएगी तो परावर्तन के बाद किरणें ऐसे हो जाएंगी कि लगेगा कि फोकस से आ रही हैं। देखिए, ये जा रही है इधर, ये जा रही है उधर, दोनों, एक पाकिस्तान जा रही है तो एक अफगानिस्तान जा रही है, समझ में आया। तो ये दोनों किरणें जो हैं ये ऐसे दूरी पे जा रही हैं, कभी नहीं मिलेंगी, और मिलता है तो प्रतिबिंब बनता है, या किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो प्रतिबिंब बनता है। तो हम कहें ये जब नहीं मिलेंगी, इसका मतलब ये किसी बिंदु से आती हुई हमको लगती होंगी। तो ऐसे देखे, पास्ट को भूल गए, इस किरण को ऐसे देखे तो हमको लगा ये पीछे से आ रही है फोकस से, इसको भी ऐसे देखे तो ये लग रहा है फोकस से आ रही है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन गया, फोकस पे बन गया। समांतर आने वाली किरणें ऐसे निकलती हैं कि लगता है फोकस से जाती हैं, समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद ऐसे निकलती हैं कि जैसे लगता है फोकस से आ रही, वही हुआ यहाँ पे। तो अब क्या देखेंगे कि ये वस्तु की स्थिति, इसमें वस्तु की स्थिति क्या है, तो वस्तु अनंत पे है। जब वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, दर्पण के फोकस पे बना है, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, दर्पण के फोकस बिंदु पे। समझ में आया। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति कुछ भी नहीं है, आभासी है। क्यों आभासी है, क्योंकि एक तो किरणें वास्तव में मिलकर के ये प्रतिबिंब नहीं बनाई है, ये हमको प्रतीत हो रहे हैं कि इस बिंदु से आ रहा है, और दूसरा ये दर्पण के पीछे बना है, इसलिए क्या है, ये आभासी प्रतिबिंब है, न कि वास्तविक प्रतिबिंब है, वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज है। और ये किस पे बना है, फोकस पे बना है। प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी यानी वर्चुअल है, और वर्चुअल इमेज यानी कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है,
और सीधा बनता है, उसके बाद दर्पण के अंदर बनता है, इसलिए इसको देखने के लिए पर्दा लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमको अपना चेहरा देखने के लिए मिरर में पर्दा लगाना पड़ता है, नहीं, बिना पर्दा का देख लेते हैं। क्योंकि जो हमारा फोटो बनता है मिरर में वो वर्चुअल इमेज बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, न कि रियल इमेज। तो यहाँ पे ये पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्रतिबिंब का आकार क्या है? प्रतिबिंब जो है बिंदु के समान है, बिंदु आकार का प्रतिबिंब है, छोटा सा। किस पे बना है? फोकस पे बना है। समझ में आया? दूसरा केस इसका क्या है? तो देखिए, दूसरा बीच में कोई बिंदु नहीं है। बीच में कोई बिंदु आपको दिख रहा है? ध्रुव और अनंत के बीच कोई बिंदु नहीं दिख रहा है। तो कोई बिंदु नहीं दिख रहा है, इसलिए दूसरा केस बनता है कि ध्रुव व अनंत के बीच। ध्रुव व अनंत के बीच जब वस्तु हो तब क्या होता है? एक समांतर जाएगी प्रकाश की किरण, जो कि परावर्तन के बाद फोकस से होते हुए लगेगी कि आ रही है। और एक मान लीजिए ये परावर्तन का नियम का पालन करेगी, कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर की कोण आर। ये परावर्तन का नियम है। यहाँ से परावर्तित हुई तो ये दोनों किरणें फिर से दूरी हो रही हैं, इनमें ये दोनों दूर दूर जा रही हैं। तो अब हम इसको देखेंगे तो ये लगेगा कि यहाँ कहीं पीछे से आ रही है, और इसको भी देखेंगे तो ये भी लगेगा पीछे से आ रही है। तो जिस बिंदु से ये दोनों आती हुई प्रतीत हो रही हैं, उसी बिंदु पे इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ए बी का प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश। ठीक, कहाँ पे बना? तो ध्रुव और फोकस के बीच बना। देख रहे हैं, ये ध्रुव और फोकस के बीच ऐसा बिंदु मिला जिस पे लग रहा है कि किरणें आते हुए प्रतीत हो रही हैं। तो ये कहाँ बना? ध्रुव और फोकस के बीच बना। कैसा बना बाबू? दर्पण के पीछे एक तो बना है, और ये किरणें वास्तव में मिलकर के प्रतिबिंब नहीं बनाई हैं, इसलिए ये आभासी प्रतिबिंब है, वास्तव में नहीं मिली है, इसलिए आभासी प्रतिबिंब यानी कि वर्चुअल इमेज। ठीक, वर्चुअल है यानी कि सीधा है। वर्चुअल इमेज सीधा होता है हमेशा। तो वस्तु की स्थिति कहाँ है? अनंत व पी के बीच, यानी कि ध्रुव और अनंत के बीच है। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? प्रतिबिंब है फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस व ध्रुव के बीच, ध्रुव पी के बीच। समझ में आया? प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? प्रतिबिंब सीधा है, वास्तव में किरणें नहीं मिलकर के प्रतिबिंब बनाई, इसलिए आभासी है, सीधा है, और वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए इसको पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्रतिबिंब का आकार क्या है? तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है। वस्तु से क्या है बाबू? छोटा है।